सुबह के 8:35 का वक्त हो चुका है। हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत है प्रोग्राम सलाम जेके लेकर। आप सबको हमारी तरफ से खुलूस भरा और प्यार भरा आदाब हो। नाजरीन, उम्मीद है कि आप हमारा साथ पूरे 10 बजे तक देंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमारी लगातार ये कोशिश रहती है कि आपको खबर से बाखबर किया जाए, उन खबरों से बाखबर किया जाए जो लगातार सुर्खियों में रहती है, यो जिन पर आज पूरे दिन किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहने का अंदाज़ा रहता है। सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाता है उस पर भी हमारी नज़र रहती है। दुनिया भर की सियासत भी आपके सामने रखने की कोशिश करती है और आज भी चलते चलते पाकिस्तान पर एक नज़र डालेंगे। कल एक सहाफ़ी की बात आपको बताई थी, आज एक और मारूफ सहाफ़ी की बात भी आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जनरल इलेक्शंस होने हैं और जनरल इलेक्शन से पहले जिस तरीके से सवालों का जवाब सहाफ़ी दे रहे हैं, लग रहा है कि आने वाले दिनों में हुकूमती सतह पर आने वाले जो भी लोग होंगे उनके लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बहरहाल क्या कुछ है वो बताएंगे आपको, पल पल का अपडेट। लेकिन सबसे पहले ज़रा मौसम का हाल आपको बताते हैं। मौसम का हाल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जम्मू कश्मीर के सफ़र के लिए आना चाहते हैं, जिन्होंने मन बनाया है कि अब की बार फरवरी में हमने जम्मू कश्मीर आना, तो वो ज़रा गौर से सुन लें कि 40 रोज़ा चले कलान का दौर लगभग इख्तिताम हो गया है और ये 40 दिन कमोबेश सूखे ही चले गए हैं। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी जो बालाई इलाकों के में हुई है, उससे काफ़ी ज़्यादा मायूसी आम लोगों के अंदर जो है वो फैल रही है। यानी 40 दिन का विंटर पीरियड जो है वो कल्मिनेट हो गया जी जम्मू कश्मीर के अंदर, स्पेशली श्रीनगर के अंदर। लेकिन जब ये इख्तिताम पर हुआ तो हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश श्रीनगर के अंदर और बालाई इलाकों के अंदर हल्की सी बर्फबारी भी हुई है। इस बीच जो बर्फबारी हुई है उससे सयाहत के निज़ाम को मज़ीद तौक़ीयत मिली है, मज़ीद राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से माह दिसंबर और माह जनवरी में सयाहों ने बुकिंग्स कैंसिल की क्योंकि लगातार धूप थी, बर्फ़ नहीं पड़ रही थी और जिस चीज़ को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे वो चीज़ थी नहीं, तो फरवरी आते आते अब सूरत हाल ये है कि बुकिंग्स का सिलसिला फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि महकमे मौसमियात यानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, सेंट्रल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मरकज़ी महकमे मौसमियात की बात करें या रियासती महकमे मौसमियात की बात करें, उनका अंदाज़ा है कि आज भी दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा सकता है, मैदानी इलाकों में नहीं बल्कि बालाई इलाकों के अंदर। और मैदानी इलाकों के अंदर आज मतला अबर आलूद रह सकता है। फिर फरवरी की 2 और 3 तारीख तक भी सूरत हाल इसी तरीके की रह सकती है, जिसकी वजह से उम्मीद बढ़ रही है सयाहत के साथ वाबस्ता लोगों को कि अब की बार फरवरी के महीने में सयाह दोबारा वादी का रुख जो है वो कर सकते हैं। टूर ऑपरेटर्स का मानना है कि 70% बुकिंग फरवरी और मार्च के अंदर जो की गई थी वो लगातार बढ़ रही है, यानी दोबारा से उस पर रिबुकिंग्स का सिलसिला शुरू हो गया है। और अब जब ये सूरत हाल बन रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कल रात की भी है, चाहे गुरेज बांडीपोरा की आप बात करें, राजदान पास की बात करें, सोनमर्ग के ऊपर अपरी इलाकों की बात करें या फिर गुलमर्ग के बालाई इलाके जिनमें अफरवट और ऊपर वाला इलाका है, वहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रात को भी हुई थी और इस वक्त भी हल्की सी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो गुलमर्ग के पहाड़ों पर लगातार जारी है। और इसी तरीके से जब हम पहलगाम के पहाड़ों की बात करते हैं जहां पर अमरनाथ गुफा की ओर का रास्ता है, वहां पर भी हल्की सी बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। इस तरीके की इतलात जो है वो मुख्तलिफ ज़राइयों से हमारे तक आई है। ये तो जम्मू कश्मीर का मौसम का हाल है, लेकिन जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना है तो वो भी ज़रा एहतियात बरते, क्योंकि दिल्ली का मौसम भी बदल चुका है और लगातार वहां पर घना कोहरा जो है वो दिख रहा है, जिसकी वजह से आज सुबह दिल्ली से यानी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, T1, T2, T3 वाले एयरपोर्ट जो है हमारे वहाँ पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर परवाज़ों के आने और जाने में ताख़ीर हो रही है। और सुबह दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेन या दिल्ली की ओर आने वाली ट्रेनें जो है उनमें भी ताख़ीर हो रही है। और जब आप इस मौसमी सूरत हाल को देखेंगे, पंजाब आएंगे, चंडीगढ़ आएंगे, तो धुंध का कहर जो है वो आपको लगातार इस पूरे रास्ते में दिखेगा, जिसकी वजह से जम्मू आने वाली ट्रेनों में भी ताख़ीर हो रही है और जम्मू और श्रीनगर की परवाज़ों में भी हल्की सी ताख़ीर जो है वो देखने को मिल रही है। ताहम उम्मीद ये लगाई जा रही है कि फरवरी 10 जनवरी के आखिर में, अब जो ये आखिरी अयाम जनवरी के चल रहे हैं, इसमें हल्की सी बर्फबारी ज़रूर होगी, जिससे ये
सयाह जो यहाँ पर सयाहत के साथ लोग जुड़े हुए हैं गुलमर्ग के अंदर, उनके चेहरे जरूर खिलेंगे, क्योंकि हल्की सी बर्फबारी होने के बाद दोबारा से सयाहों का रश जो है वो गुलमर्ग की ओर आना शुरू हो गया है। उम्मीद लगाई जा रही है महकमे मौसमियात की तरफ से, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कहा गया कि बांडीपोरा, बारामूला, गांदरबल, शुपियां, कुलगाम और अनंतनाग के बालाई इलाकों के अंदर एक बार फिर, और कुपवारा समेत बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान जो है वो लगाया जा रहा है। इधर ये भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इन बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोग जो है वो अबूर मरूर करते वक्त काफी एहतियात बरते। तो फिलहाल एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास हम चलेंगे। सलीम भी हमारे साथ दो मेहमान ज्वाइन करेंगे जी। इरफान फाजिल हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन करेंगे और अशफाक हमारे साथ जो है वो टंगमर्ग से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले इरफान फाजिल के पास चलेंगे श्रीनगर, क्योंकि इतलात ये है कि चिलई कलान की रुखसती हो चुकी है, बर्फबारी का जो सिलसिला था वो दिखा नहीं, लेकिन सयाहों के चेहरों पर मुस्कुराहट काफी ज्यादा है। इरफान जरा अपडेट करें पहले श्रीनगर का आज का मौसम का मिजाज क्या कुछ है, क्योंकि कल हम देख रहे थे कि हल्की से दरमियाना दर्जे की सुबह बारिश भी होने का इम्कान था, मतला बरालू था। आज क्या कुछ है, और ये जो सयाहों की हम खबर बता रहे हैं कि अब फरवरी और मार्च के अंदर उम्मीद लगाई जा रही है कि सयाहों की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में बहुत सारे लोगों ने कैंसिल ट्रिप्स किए, जिनमें पहलगाम आना था, गुलमर्ग आना था, क्योंकि बर्फ थी नहीं और उनने अपने ट्रिप्स कैंसिल कर दिए। अब इतलात यह है कि दोबारा से यह सिलसिला शुरू हो गया। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? देखिए गौर साहब, जहां तक मौसम के हवाले से मैं बात करूंगा, फिलहाल मद्दा अबर आलूद है और लग रहा है कि थोड़ा सा हल्की बारिशें जो है वो शुरू हो जाएगी मैदानी इलाकों में, मगर कह सकते हैं कि अभी भी जिस तरीके से पहले जो ठंड हुआ करती थी या माइनस में पारा चलता था वैसा नहीं है। दूसरे साइड से अगर देखा जाए, मौसमी महकमियात ने अभी कुछ प्रेडिक्शन की है आइसोलेटेड प्लेसेस को लेकर या मॉडरेट रेनफॉल या स्नोफॉल को लेकर, जिस तरीके से 4 तारीख तक प्रेडिक्शंस है। मगर साथ ही साथ जबकि अब सयाहत को लेकर बात करेंगे, एक ड्राई स्पेल चला जिसकी वजह से हमने देखा कि काफी सयाहत के जितने भी मरकज है, जितने भी टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स थे, होटलियर्स थे, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा पीक टाइम होता है जनवरी, फरवरी और मार्च, जहां पर मैक्सिमम जो है सयाहत की आमद रहती है। मगर स्नोफॉल की वजह से जो है बहुत सारी कैंसिलेशन हो गई, जो स्नोफॉल टाइम पर नहीं हुई। बट अब जो फरवरी और मार्च के महीने में खासतौर पर एक्सपेक्टेशन स्नोफॉल को लेकर है, उसमें साफ तौर पर जो टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स है, टूरिज्म प्लेयर्स है, दे एक्सपेक्ट लॉट, क्योंकि अभी 2 दिन पहले जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से जो है एक रिवीजन हुआ है दोबारा से टूरिज्म का। पहले कुछ कैंसिलेशन चल रही थी, मगर अब दोबारा से 70% जो है दोबारा से बुकिंग्स हो रही है। होटलियर्स को लेकर, ट्रैवल एजेंट्स को लेकर कांटेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि स्नोफॉल एक्सपेक्टेशंस है। और होटलियर्स के साथ साथ जो बाकी टूरिज्म प्लेयर है, उनका भी मानना है कि अगर स्नोफॉल ये 2 महीने ज्यादा बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उनके टूरिज्म के साथ साथ उनके कारोबार में भी इजाफा होगा। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि जिस तरीके से अभी 2-3 दिन पहले बर्फबारी हुई है, एक थोड़ा सा बूम जरूर मिला है, मगर जो पिछले जनवरी के माह में जो ड्राई स्पेल चला उसकी वजह से कैंसिलेशंस हुई और काफी ज्यादा नुकसान रहा टूरिज्म सेक्टर को। अब गुलमर्ग की बात करेंगे तो वहां पर भी बर्फबारी है, सोनमर्ग में भी बर्फबारी है, एंड एक्सपेक्टेशंस ये है कि 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक जो है हेवी स्नोफॉल के चांसेस है अपर रीचेस पर, जो बताया जा रहा है। और अगर अपर रीचेस पे स्नोफॉल होती है तो वहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स कह सकते हैं कि कई सारी एक्टिविटीज हो सकती है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है गेम्स को लेकर, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर भी एक मेजर इनिशिएटिव लिया जाएगा और उसको भी कंक्लूड किया जाएगा उस प्रोग्राम को, जिसके लिए स्नोफॉल बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सीधे गांदरबल चलेंगे, जहां से सलीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अपडेट करें, कल आपने कहा था कि कौमी शाहराह लद्दाख भी बंद है, क्योंकि सोनमर्ग के ऊपर वाले इलाके के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई थी, फिर यकबस्ता हवाएं चल रही थी, जिसमें काफी मुश्किलें बीआरओ को आ रही थी। हतमी फैसला बीआरओ की तरफ से क्या हुआ, और कल जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, मतला बरालू था, हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, आज क्या कुछ सुबह सुबह है, ताजा तस्वीरें वहां से? देखिए गौर साहब, कल पूरे दिन को मौसम जो करवट ली, पहले 2 दिन सोनमर्ग में, जोजिला में बर्फबारी भी हुई वक्फे से। उसके बाद परसों जो 2 दिन पहले प्रशासन ने फैसला लिया था कि श्रीनगर लेह हाईवे को, ट्रैफिक को फिर 2 दिन के लिए ट्रैफिक सस्पेंड किया गया था। तो कल पूरे दिन बीआरओ ने जो जोजिला में जो पूरी रात को पिछले जो 2 दिन थे कोहरा लग गया था, उसमें जो एसिड यूज करना पड़ता है या सॉल्ट यूज करना पड़ता है, उसके बाद जो ट्रैफिक का जो था सिस्टम के जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए। लेकिन कल पूरे दिन को वहां पे जोजिला में काफी सर्द तरीन इलाका है, काफी मुश्किलात आए हैं।
होपफुली अगर इनको ऐसा ही मौसम रहा आज, शायद इनको जो गाड़ियां यहाँ पे आई है उनको ऊपर जाने की इजाजत मिलेगी या डाउन कानवे होगी। लेकिन बेशक इन 2 दिनों में या आज के दिन में कोई फैसला, जिस तरह कल गुरेज बांडीपुरा को फिलहाल बंद किया गया, इसी तरह श्रीनगर जोजिला हाईवे पे कोई ना कोई एडवाइजरी आएगी, चाहे वो चीफ इंजीनियर BRO की तरफ से या ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट, वो भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी तरह कल ट्रैफिक SSP ट्रैफिक रूरल कश्मीर ने एडवाइजरी भी निकाली है पूरे रोड के लिए, चाहे गुलमर्ग हो, चाहे सोनमर्ग हो, चाहे गुरेज हो। कुछ ना कुछ फैसला आएगा या हतमी फैसला आएगा श्रीनगर ले हाईवे को फिलहाल 20 दिन के लिए। अच्छा, आज मौसम का मिजाज किस तरीके का बना हुआ है? आज मौसम बिलखुसूस हमारे सब डिवीजन कंगन में अबुर आलूदा भी मौसम है। कल पूरे दिन को, पूरे शाम को 2 बजे के बाद दोपहर मौसम ठीक भी हुआ था, लेकिन आज अबुर आलूदा भी है मौसम। कुछ भी प्रेडिक्शन है क्योंकि 3 तारीख तक जो वेदर एडवाइजरी भी है कि अच्छा, ये भी सलीम बताइएगा, कोशिशें महकमा सयाहत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये थी कि इन सर्दियों के दौरान सोनमर्ग को वाइब्रेंट बनाया जाए, सोनमर्ग की ओर सयाह आए, लोग आए और रिवायती तौर पर वो वहां पर रुके। क्या इस बार कोई हलचल हमने देखी? क्योंकि लास्ट ईयर भी कोशिश की गई तो ज्यादा कोई फायदा उसका नहीं हुआ। अब की बार चूंकि बर्फबारी बहुत कम हुई है, तो क्या सयाहों का आना या आम लोगों का इस सोनमर्ग की ओर आना कोई सिलसिला बना इस बार? बिल्कुल, जो सियाहों का जो था कि जो सोनमर्ग में बर्फबारी नहीं हुई है, तो जब वहां पे टूरिस्ट पहुंचते थे उनका मूड खराब होता है। लेकिन पिछले 3 दिन से, चाहे आप गुलमर्ग की बात करो, सोनमर्ग की बात करो, जो ही वहां पे टूरिस्ट पहुंचते हैं वहां पे खुश होते हैं। और जो सोनमर्ग में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टनल का एक ट्यूब यूज किया जाएगा, लेकिन जो ऑन ग्राउंड जो होता है कि टनल के जो आला अफसरान है उनका यही कहना है कि अभी टनल का जो ट्यूब है पूरी तरह से हम काम यूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर जब इमरजेंसी होती है उस टाइम वो खोलते हैं। लेकिन जब पिछले 2 दिन से जो भी टूरिस्ट पूरे कश्मीर में है पूरी तरह से वो लुत्फ अंदोज होते हैं बर्फबारी से, क्योंकि उनका मोराल भी डाउन होता था। चलिए, बहुत शुक्रिया जी सलीम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। सीधे गुलमर्ग चलेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं जी इस वक्त अशफाक डार। अशफाक, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से अपडेट करें, गुलमर्ग जो है ये सयाहों के लिए काफी ज्यादा मशहूर है और लगातार सयाहों की नजरें गुलमर्ग पर रहती है क्योंकि स्कीइंग होती है, विंटर स्पोर्ट्स होता था। इस बार काफी ज्यादा डिले है। अभी इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल मौसम की क्या कुछ है? क्योंकि इतलात यह है कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फ जो है वो शुरू हो गई, यानी हल्की हल्की बर्फ जो है वो शुरू हो गई है एंटायर गुलमर्ग के अंदर। जी बिल्कुल गौर साहब, जिस तरह के गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, यहाँ पर सुबह से ही एक बार फिर मौसम ने करवट ली है, क्योंकि आज चिले कलान का आखिरी दिन भी है और माना यह भी जाता था कि वादी के मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश और बर्फबारी होगी और बालाई इलाकों में। लेकिन गुलमर्ग की अगर बात करेंगे, पूरे गुलमर्ग बाउल में इस वक्त हल्की बर्फबारी अगर हो रही है, लेकिन कल ही जब यहाँ पर 4 या 6 इंची बर्फबारी गुलमर्ग बाउल में हुई है, तो उसके बाद में यहाँ पर जो विंटर जो एक्टिविटीज थी जो दिसंबर और जनवरी में पूरी तरह से मौखिर हुई थी, यहाँ पर नहीं हुई थी, उनको दोबारा से यहाँ पर रेस्टोर किया गया है। और अगर ISM की माने तो ISM ने यहाँ पर जो कोर्सेज बूटा पथरी में किए थे वहां पर हल्की बर्फबारी उन दिनों मौजूद थी, लेकिन कल जाके उन बच्चों में भी काफी खुशी पाई गई जब उनने यहाँ पर बर्फबारी देखी। और उसके बाद में यहाँ पर गुलमर्ग के बाउल में क्लब के नजदीक तो यहाँ पर स्की का स्लोप है, वहां से ही उन्होंने स्की की शुरुआत की। तो हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का यहाँ पर मौसम रहा, मजीद 4 या 5 इंची बर्फबारी होती है, तो यहाँ पर मजीद जो खेल है उनको फरोग मिलेगा और खेलो इंडिया की तैयारियां जो अभी मुकम्मल की जा चुकी है उसको भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अपडेट था जी किस तरीके का मौसम का मिजाज बना हुआ है एंटायर जम्मू कश्मीर के अंदर। और चिले कलान तो रुखसत हो चुका है, लेकिन बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान आज भी लगाया जा रहा है। और फिर 2 और 3 तारीख को भी एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसे आप कह रहे हैं मगरिबी हवाओं का जो असर होगा वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा और जम्मू से लेकर श्रीनगर तक इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलेगा और बर्फबारी जो है वो होगी, इसका उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात बर्फबारी की हो रही है, मौसम की हो रही है और इस मौसम का असर जो है वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ता है। और इस बीच खबर इस वक्त सबसे बड़ी और अहम सामने आ रही है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर जो अहम और बड़ी बात आ रही है कि रेटल हाइडल पावर प्रोजेक्ट के अंदर एक और संगमील तय कर दिया गया है और एक मेजर माइलस्टोन जो है वो अचीव उस वक्त कर दिया गया है जब चिनाब वादी के पानी को डाइवर्ट करने का जो मंसूबा था वो कामयाबी के साथ हमकिनार हो चुका है। माना जा रहा है कि जो रेटल हाइडल इलेक्ट्रिक
प्रोजेक्ट है, RHPCL है, ये जॉइंट वेंचर है जी NHPC का, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, और इसको अप्रूवल दी थी कैबिनेट कमेटी ऑन अफेयर्स ने 2021 में, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है मंसूबे को जो पाए तकमील तक पहुंचाने का सिलसिला है वो माना जा रहा है कि वो 2026 तक जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। तो बड़ी खबर ये है कि जो एक अहम तरीन पड़ाव इस पूरे मामले पर था वो ये था कि किस तरीके से इस पानी के बहाव को चेंज किया जाए और इसको आगे लाया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कामयाबी मिली है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से महकमे मौसमियात की पेशन गोई भी जो है कि इस साल बारिशें भी कम हुई है, बर्फबारी भी कम हुई है, नदी नालों के अंदर ऑलरेडी पानी का बहाव कम है, वो दूसरी परेशानी बन रही है जिसकी वजह से आने वाले दिनों में बिजली की पैदावार में मजीद गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल बड़ी बात ये कि RHPCL के अंदर एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली है जब पानी के बहाव को बदलाने में कामयाबी मिली है जनाब डिपार्टमेंट को, और बाज़ाब्ता तौर पर जिम्मेदारों की तरफ से इस बात का ऐलान जो है वो कर दिया गया। आसिफ रशीद मजीद इस खबर पर हमारे साथ अपडेट करेंगे। आसिफ जरा अपडेट करें, ये जो हम RHPCL की बात करते हैं, रेटल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट की, इसमें माना जा रहा है कि एक और संग मील तय हुआ है और जो पानी के बहाव को बदलाना था, जो डाइवर्शन देना था, उसमें कामयाबी हुई है। क्या कुछ डिटेल्स आपके पास, और कितना बड़ा फायदा जम्मू कश्मीर इंतजामिया और रियासती अवाम को मिल सकता है आने वाले दिनों में इससे? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। मुश्किलात काफी ज्यादा इसके बीच आ रही थी क्योंकि जितना जितना काम आगे बढ़ाना था उस हिसाब से पानी की सतह में कमी नहीं की जा सकती थी। लेकिन इस बार ये जो चूंकि 850 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसकी आपने तफसीलात शुरुआत में दी हैं, एक बड़ी कामयाबी ये 27, 28 और 29 तारीख के बीच उस वक्त मिली जब तकरीबन 11:30 बजे के आसपास जो द्रबशाला का मकाम है दरियाई चिनाब के रास्ते को डाइवर्ट किया गया और सुरंगों के रास्ते इसको दूसरी तरफ मोड़ना जो एक बड़ी जिम्मेदारी जो मुतलकिन के हाथ में थी उसको बिलाकर उस तक पहुंच गए। एक तो ये कि दरिया का पानी मोड़ने से एक वो रास्ता साफ हुआ है कि जहां जो ड्राई एरिया है जिसमें कंसर्न अथॉरिटीज को काम करना है, एजेंसी को काम करना है, इसलिए एक बड़ी कामयाबी है। अब तक सतह आब में कोई कमी नहीं आई थी, इस वजह से यहाँ पर काम थोड़ा मुश्किल भी हो रहा था। दूसरा, दरिया का रुख मोड़ने से डैम की जो खुदाई है और तामीर की जो अहम सरगर्मी है उसको भी अंजाम देने के लिए दरिया के किनारे पर डैम का इलाका अलग थलग करने के काबिल बना दिया जाएगा। वो तभी मुमकिन था जब पानी आपकी इस एरिया में कम होगा जहां एग्जैक्टली मजदूरों ने काम करना था। इससे डैम की जो तामीर की सरगर्मी है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें तेजी आएगी। ऑलरेडी जिस डैम पर काम शुरू हुआ था वो मुश्किल सिर्फ इसीलिए हो रहा था क्योंकि पानी बहुत ज्यादा था, तो जब तक ये पानी मुकम्मल तौर पर मोड़ा ना जाता, चाहे वो सुरंगों के रास्ते हो या किसी भी तरीके से, तब तक मुश्किलात थी। इस मंसूबे के काम में ताखीर को कम करने में भी इस कदम से मदद मिलेगी जो दरिया का रुख मोड़ा गया है, क्योंकि मंसूबे की जो डेडलाइन है वो मई 2026 है। तो जिसका मतलब यह है कि 2 वर्षों के दौरान साल 2026 मई के महीने तक मुकर्रर मुद्दत में या जो तारीख है तब तक इस मंसूबे को मुकम्मल करना है। और NHPC की जो CMD है RK विष्णवी, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि नदी मोड़ने से या ये जो रुख दरिया का मोड़ना था यही सबसे बड़ी रुकावट मंसूबे में थी, उसको मुकम्मल कर लिया गया है। अब जो लोग इस मंसूबे के बारे में बहुत कम जानते हैं या ये जानते हैं शायद ये काम मुकम्मल होने के करीब था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे डेडलाइन के हिसाब से भी 2 से सवा 2 सालों का काम बचा हुआ है। और NHPC लिमिटेड या जम्मू कश्मीर इंतजामिया के दरमियान एक मुश्तरका जो मंसूबा है इसका हिस्सा बिल तरतीब तकरीबन 52% के आसपास है, जिस पर काम अभी भी मुकम्मल होना बाकी है। दूसरा, रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो 850 मेगावाट की नस्ब सलाहियत है, इसके साथ दोनों प्रोविंसेस में यानी जम्मू कश्मीर की जो किश्तवाड़ जिले में आता है, दरियाई चिनाब पर ये सबसे बड़ा मंसूबा है। और इस प्रोजेक्ट को जनवरी 2021 में इक्तिसादी उमूर की जो काबीना कमेटी है उसने उस वक्त हरी झंडी दिखाई थी और मंजूरी दी थी, जिस पर तकरीबन 5281.94 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। लेकिन अगर मई 2026 से जो आज का अंदाजा है जिस तखमीनी के साथ इंतजामिया चल रही है 5281.94 करोड़ रुपए की, जिसमें जो ऑलरेडी मंजूरी दी जा चुकी है, लेकिन जब आज ये बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। अच्छा जी, ये तो एक तरफ से है जो टेक्निकल बातें हैं कि जनाब हमने वो टनल जो ट्यूब्स बनाए थे वो फंक्शनल हो गए, लेकिन बड़ी बात ये भी है इस बार हमने पानी का बहाव बड़ा कम देखा है नदी नालों के अंदर, जिसकी वजह से बुनियादी वजह यह है कि बगलिहार हो या दीगर पावर प्रोजेक्ट्स हो, वहां पर पानी का
जो सप्लाई है, जो हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो बड़ा कम हो गया। और जहां पर हम 900 मेगावाट चिनाब के आसपास बिजली पैदा करते थे, वो 150 के आसपास हुआ। और खबर यह है कि तकरीबन 3 से 4 टर्मिनल्स को भी बंद कर दिया गया, सिर्फ एक इस वक्त चल रहा है। तो एक तरफ से पानी का बहाव कम है, दूसरी तरफ से बिजली की पैदावार कम हो रही है, और तीसरी तरफ से रेटल प्रोजेक्ट वालों का मानना है कि उन्होंने जो सुरंगें और टनल्स बनाई थी वो कामयाबी के साथ उस पर हम किनार हुए। लेकिन जो बिजली की सप्लाई कम हुई है, ये आज दस्तक है, आने वाले दिनों में कितना मुश्किल है ये? देखिए, आप अगर पिछले 15 दिनों के दौरान देखेंगे तो 2 रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पर आई हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पानी की सतह में कमी आना या फिर जो जेरे जमीन पानी था उसमें कमी आना एक मुश्किलात का सबब है। उसका मतलब ये हुआ, और जो समझने वाले, लिखने वाले या जो मुबस्सरीन हैं उनका ये ख्याल है कि आज के वक्त में जितने भी मंसूबे बन रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मंसूबे मुकम्मल होते ही मुश्किलात का अजाला कर लिया जाएगा। यानी जो मकसद तो मंसूबे का है कि नॉर्दर्न ग्रिड जो है या पूरा बेल्ट जो है जिसमें बिजली की इजाफी पैदावार हो, मकसद मंसूबे का असल वो है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जो सूरत हाल है कि 26 मई या मई 2026 या मान लीजिए 2027 आते आते इस मंसूबे को मुकम्मल भी किया जाता है, सतह आब में कमी होना, जेरे जमीन पानी का कम होना, ग्लेशियर्स का तेजी के साथ पिघलना या फिर ग्लोबल वार्मिंग का जो इफेक्ट है वो आप बराह रास्त आने वाले 2-3 वर्षों में देखेंगे। और 2030 वैसे भी डेडलाइन रखी गई है कि अगर माहौलियात में बड़े पैमाने पर तब्दीली ना आई तो न सिर्फ बिजली के जो मंसूबे हैं वो मुतासिर होंगे, बल्कि आम जिंदगी, बिजली के अलावा भी जिन चीजों पर आम आदमी या लोग डिपेंडेंट हैं वो मुतासिर होंगे। तो इसका मतलब साफ ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुश्किलात अब तक आती रही हैं माहौलियाती एतबार से, जिस पर मुबस्सरीन ने पिछले 15 दिनों के दौरान 2 रिपोर्ट्स दी हैं और कंसर्न लोगों को आगाह भी एक तरह से कर दिया है, वो जो मुश्किलात थी अब आप इसी प्रोविंस के अंदर, इसी खित्ते के अंदर देखेंगे। न सिर्फ आज का मंसूबा, यहाँ तो इंतजामिया ने किसी न किसी तरीके से काम आगे बढ़ाया है, मगर कल जब बिजली की पैदावार की बात होगी तो बाकी सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में हैं, जिनमें कल कीरू की खबर हमने बताई थी, परसों एक और प्रोजेक्ट की बात की थी, इसी तरीके से बगियार प्रोजेक्ट की बात हो रही है। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मुश्किलात एकदम से बिजली की इजाफी पैदावार के हवाले से जो है वो खत्म हो जाएंगी, बल्कि मजीद ये बढ़ सकती है, बरकरार रहेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी आसिफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये तो थी बात जनाब बिजली की कि किस तरीके से सूरत हाल जो है वो बन रही है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा एक और बड़ी और अहम खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं हज 2024 के हवाले से। आपको याद होगा कि मरकजी वजीर ने भी सऊदी अरब का दौरा किया था, स्मृति ईरानी ने, और उस दौरान भी हज 2024 के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई थी। और बाज़ाब्ता तौर पर कल मरकजी और रियासती हज कमेटियों ने भी अपनी अपनी बात जो है वो सामने रखी है। और हज 2024 के हवाले से जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी कुर्रा अंदाजी नहीं होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल कोई भी कुर्रा अंदाजी नहीं होगी, क्योंकि जो अलॉटेड कोटा था, जो जम्मू कश्मीर को अलॉटेड कोटा था, उससे कम ही दरख्वास्तें हज कमेटी को मौसूल हुई हैं। और सिर्फ 8,000 के करीब लोग जिन्होंने दरख्वास्तें जमा की थी वो इस बार हज बैतुल्लाह पर रवाना होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है उससे ज्यादा कोटा जम्मू कश्मीर को मिला था, लेकिन अब की बार कोई कुरअंदाजी नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो मरकजी हज कमेटी की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि इस साल 1,55,000 हाजी साहिबान भारत से मक्कतुल मुकर्रमा के लिए जाएंगे, हज बैतुल्लाह के लिए रवाना होंगे। 1,55,000 लोग हज की सआदत हासिल करेंगे 2024 के अंदर, और उसमें 5,160 के करीब खवातीन ऐसी है जो बिना मुहर्रम के हज 2024 पर रवाना होंगी। हज कमेटी की तरफ से एदाद शुमार जो है वो जारी कर दिए गए हैं। 5,160 के करीब खवातीन ऐसी है जो बिना महरम के हज के ऊपर रवाना होंगी 2024 के अंदर। उनमें जो तफसीलात सामने आई है उनमें सबसे ज्यादा, ये 2018 में आपको याद होगा कि जम्मू के मरकजी हुकूमत की तरफ से ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि बिना महरम के आप हज पर जा सकते हैं, और इसको 2024 के आंकड़ों को जब आप खोलेंगे तो 70 साल से ज्यादा वाली उम्र की औरतों ने जिन्होंने अपनी दरख्वास्तें जमा की हैं वो 5,160 के करीब है। और उनमें जो हमें सेंट्रल हज कमेटी के जिम्मेदारों की तरफ से एदाद शुमार दिया गया, उनमें केरला से 3,000 के करीब, 3,500 के करीब केरला से, 378 के करीब तमिलनाडु से, 249 के करीब कर्नाटका से, महाराष्ट्र से 160 के करीब, उत्तर प्रदेश से 141 के करीब, और तेलंगाना से 130 के करीब, जबकि जम्मू कश्मीर से 52 खवातीन ऐसी है जो बिना मुहर्रम के
हज के लिए रवाना होंगी। मध्य प्रदेश से 72, गुजरात से 60, दिल्ली से 50, आंध्रा से 40, वेस्ट बंगाल से 40, राजस्थान से 33, बिहार से 25, आसाम से 29, पौंडीचेरी से 19, इसी तरह से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, ओसाम और लद्दाख से 2 खवातीन बिना महरम के इस बार हज पर रवाना होंगी। अथॉरिटीज की तरफ से यह साफ कर दिया गया जम्मू कश्मीर के अंदर के हज 2024 के हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। मरकजी और रियासती हज कमेटियों के तालमेल के बाद जिद्दा और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो काउंसलेट्स हैं उनके साथ राब्ते भी मुकम्मल किए गए हैं और इतलात के मुताबिक इस साल जितनी अलॉटमेंट की गई थी मरकज की तरफ से उससे कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और अब की बार तकरीबन 5000 जो इतलात 8000 के करीब जम्मू कश्मीर से हाजी साहिबान हज बैतुल्लाह पर रवाना होंगे। बड़ी और अहम डिटेल्स हमने आपके सामने हज 2024 के हवाले से रख दी है। अब जरा बात सियासत की करते हैं क्योंकि सियासत का इसलिए बड़ा जिक्र करना है। 2024 के इंतखाबात है और इंतखाबात को लेकर कमर कस ली है सभी जमातों ने। और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिन्होंने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि पूरे मुल्क के अंदर इस साल जो 2024 के इंतखाबात है पूरे मुल्क के अंदर आज से कैंपेनिंग और दफ्तरों का आगाज किया जाएगा। इस सिलसिले में अहम और बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो यही आ रही है कि आज मरकजी दफ्तर जो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दफ्तर है दिल्ली के अंदर, वहां से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट्री ऑफिसों का इनॉग्रेशन किया जाएगा और जम्मू कश्मीर के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबात की तैयारियों में पार्टी जुट चुकी है। जहां दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा जो पार्टी के सदर हैं वो मौजूद रहेंगे, वहीं पर इत्तलात यह है कि जम्मू के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर रविंदर रैना जम्मू लोकसभा इंतखाब के लिए पार्लियामेंट्री ऑफिस का इनॉग्रेट करेंगे। वहीं पर नॉर्थ कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ कश्मीर के अंदर पार्टी की खातून तर्जुमान और सीनियर लीडर जो हैं डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी वो वहां पर पार्टी ऑफिस को इनॉग्रेट करने जा रही है और इस सिलसिले में बीजेपी सबसे पहली पार्टी होगी जो मैदान में आएगी, जो यहां पर इलेक्शन मोड में आकर कैंपेनिंग प्रोसेस को भी शुरू करेगी। माना जा रहा है कि यह पार्टी ऑफिस का इनेकाद सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि जल्दी से डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया जाए। नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर दफ्तरों का आगाज किया जाएगा और इसी तरीके से जम्मू की 2 लोकसभा सीटों के लिए भी अलग-अलग तौर पर कैंपेन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए दफ्तरों का आगाज किया जाएगा। इस बीच इत्तला यह है कि फरवरी के वस्त तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अपने कार्ड जो है वो खोल दिए जाएंगे कि उनके लोकसभा उम्मीदवार कौन कहां पर होंगे। इत्तलात के मुताबिक अब की बार बड़े पैमाने पर बीजेपी जो है वो तब्दीली का मन बना चुकी है और नौजवान और नए चेहरों को सामने रखने की बातें भी सामने रखी जा रही है। बड़ी खबर कि बीजेपी इलेक्शन मोड में जम्मू कश्मीर में आ चुकी है। आज 2 अहम दफ्तरों का इफ्तिताह होना है। जम्मू के अंदर रविंदर रैना और नॉर्थ कश्मीर के अंदर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जो है वो दफ्तर का आगाज करने जा रही है। डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी साहिबा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुकी है। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी इलेक्शन मोड में आ चुकी है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर इलेक्शन ऑफिस का इनॉग्रेट किया जाएगा। जम्मू के अंदर इत्तला यह है कि पार्टी सदर रविंदर रैना साहब कमान संभालेंगे। नॉर्थ कश्मीर को आपके सुपुर्द कर दिया गया जहां पर आप और सुनील सेठी साहब मौजूद रहेंगे। क्या यह माना जाए कि आज से जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन मोड में बीजेपी आ चुकी है? बिल्कुल गौहर साहब, आपका शुक्रिया। आज से जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज हम पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो कौमी सदर है जेपी नड्डा साहब, आज वो वहां पे हर एक से आज कर रहे हैं हर एक ऑफिस का इफ्तिताह और यहाँ पर हमारे रविंदर रैना साहब जम्मू से कर लेंगे और हमें यहाँ पर सुनील शर्मा जी और हम बारामूला से कर लेंगे, बाकी श्रीनगर से भी और साउथ कश्मीर से भी। ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसियां जो हैं वहां पे हमें इलेक्शन ऑफिसेज आज खोलने हैं। आज से हम
अपना काम शुरू करेंगे इलेक्शन के लिए। ये सही है जो आपने कहा कि आज से हम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन के लिए आज से हम स्पीड पकड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। ये वक्त है, हम इसको कोशिश करेंगे कि हम इस वक्त को मुट्ठी में बंद करें। डॉक्टर साहब ये भी जरा बताइएगा, खबर ये भी है कि फरवरी के वस्त तक तमाम कार्ड जो है वो खोल दिए जाएंगे कि कौन सा चेहरा कहां से चुनाव लड़ेगा और उसे बाकायदा तौर पर मैदान में उतारने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से इत्तलात ये भी है कि नौजवान और युवा चेहरों पर सबसे ज्यादा भरोसा इस बार बीजेपी करने जा रही है। देखिए, पार्टी हाईकमांड का फैसला रहेगा कि कौन कहां से लड़ेगा और कौन सा चेहरा किस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से होगा। ये पार्टी हाईकमांड फैसला ले लेगी, लेकिन हम जो कार्यकर्ता है उनको ये आपको मालूम है कि हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहाँ पे कार्यकर्ता कोई सवाल इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको अपनी क़यादत पे भरोसा रहता है और हमें जो काम दिया जाता है 24/7 हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, मैदान में रहते हैं और सिपाहियों की तरह काम करते हैं। फिर किसको कौन सी कमान और कौन सी पोजीशन दी जाएगी उसके लिए हर कार्यकर्ता सामने रहता है। और जब नए चेहरे भी होंगे और जो भी पार्टी क़यादत जिस चेहरे को भी देगी उसको जमीनी सतह पे हर एक कार्यकर्ता ये सोच के आगे बढ़ाएगा कि हमने इस इलेक्शन में फिर से जीत हासिल करनी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है उस चीज को आगे बढ़ाना है और फिर से डॉक्टर साहब इत्तला तो ये भी थी कि सबसे ज्यादा फोकस है वो साउथ पर रहेगा क्योंकि अब की बार जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ उसमें साउथ को पुंछ राजौरी के साथ जोड़ा गया है और बीजेपी का एक मेन एजेंडा ये था कि अब की बार इस सीट को जीता जाए। क्या हम ये माने कि सबसे ज्यादा फोकस साउथ पर रहेगा? देखिए, फोकस तो 5 सीटों पे रहेगा। 5 सीट हमारे जम्मू कश्मीर में है। ये कतई नहीं हम कहते हैं कि हम एक सीट पे फोकस करेंगे और दूसरी पे नहीं है। वादी की 3 सीटें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जम्मू की 2 सीटें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये अब वादी और जम्मू को जोड़ती है तो नेचुरली 2 चीजें जब एक सीट में आ जाए तो उस पे फोकस रहता ही रहता है क्योंकि वो लाडली बन जाती है वो चीज। तो इसलिए फोकस हमें लगेगा कि वहां से भी है यहाँ से भी है, लेकिन ऐसे में मानना जाए कि 5 सीटों पे बराबर फोकस है। अच्छा, इत्तला ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इलेक्शन कैंपेन मोड में जम्मू कश्मीर आएंगे और फरवरी में कहीं प्रोग्राम टाई अप हो रहा है। किस हद तक इस बात की तस्दीक हो पाएगी आपसे कि फरवरी के आखिर तक प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है जम्मू कश्मीर? कि आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमेशा जम्मू कश्मीर को प्रायोरिटी पे रखा है। जब भी इलेक्शन या इलेक्शन के बाद भी बीच में भी वो जब भी मौका उनके पास होता है, टाइम होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ पे आते हैं। तो अब इलेक्शन का बिगुल बज ही चुका है और इलेक्शन के मोड में सारी पार्टियां आई हैं और हमारी पार्टी तो पेश है इसमें। तो प्रधानमंत्री जी का दौरा कभी भी हो सकता है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे जब भी वो आएंगे और उनका वेलकम बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दरख्शान राबी साहबा, तर्जुमान भारतीय जनता पार्टी, बता रही थी कि फोकस 5 सीटों पर रहेगा और आज बाज़ाब्ता तौर पर 5 लोकसभा सीट्स के लिए इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया जाएगा। जम्मू के अंदर रविंदर रैना, नॉर्थ के अंदर डॉक्टर दरख्शान राबी और श्रीनगर के और सेंट्रल कश्मीर की सीट के ऊपर और साउथ कश्मीर की सीट पर बीजेपी के दीगर लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। खबर यहां पर खत्म नहीं हुई, बल्कि आपको जरा बात बताएंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी महबूबा मुफ्ती की जमात के अंदर क्या कुछ फैसला लिया गया है और फिर बड़ी बात यह भी बताएंगे कि कांग्रेस भी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार है। अहम तरीन बात आपको बताएंगे कि कांग्रेस क्या कुछ करने जा रही है। लेकिन छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो दोनों तर्जुमानों के पास चलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पार्टियां किस तरीके से 2024 को लेकर लंगर लंगूट कस चुके हैं। छोटा सा ब्रेक।